हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 6, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वो भी मॉडिफायर्स के। और मॉडिफायर्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। मॉडिफायर्स के क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इसको मैं समझाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 6 है और क्लास 25 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई, अगर आप में से कोई भी लोग जो हैं क्लास पेड बैच लेना चाहते हैं तो 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि आप लोगों के लिए कि अभी तो टाइम है, तो आप लोग जो है आराम से तैयारी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, पहले हम मॉडिफायर्स के बारे में समझेंगे कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं, मॉडिफायर्स का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड या फ्रेज जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, या कोई क्लॉज जो है अब जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में बताता है, उसे मॉडिफायर कहते हैं। जैसे अगर हम कभी सेंटेंस में इस तरीके से लिखें कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, द बुक इज यूजलेस which you gave me, तो विच के जस्ट पहले अगर यूजलेस आ रहा है तो वो से यूजलेस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। बात होनी है मॉडिफायर करेगा किसे मॉडिफाई, इसको। ये जो क्लॉज है ये किसे मॉडिफाई करेगा, ये मॉडिफाई करेगा बुक को। अगर ये बुक को मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये मॉडिफायर सही नहीं है, ये क्लॉज मॉडिफायर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि द डॉग was crushed by the truck roaming unleashed। अब इसमें जो है रोमिंग अनलीश्ड जो फ्रेज आया है, रोमिंग जो ये आपका रोमिंग अनलीश्ड है, ये अपने से जस्ट पहले जो नाउन आ रहा है ट्रक को मॉडिफाई कर रहा है या ये बात कर रहा है डॉग्स की। तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडिफायर यूज होना चाहिए किसके साथ, डॉग्स के साथ। द डॉग रोमिंग अनलीश्ड, द डॉग रोमिंग अनलीश्ड वॉज क्रश बाय द ट्रक। तो ये जो ये वाला मॉडिफायर है वो कहाँ आना चाहिए, इसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडिफायर्स ठीक उस नाउन प्रोनाउन के बाद आते हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं। तो अगर इससे नहीं होता तो वो डेंगल्ड हो जाते हैं, और डेंगल्ड होने में उनका जो ग्रामेटिकल एरर जो है वो हो जाती है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। रिसीविंग द गुड न्यूज़ आई वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर रिसीविंग द गुड न्यूज़ आई वॉज हैप्पी, रिसीविंग द गुड न्यूज़ हैप्पीनेस वॉज माइन, रिसीविंग द गुड न्यूज़ रिसीविंग द गुड न्यूज़ माइन वॉज हैप्पी। तो रिसीविंग द गुड न्यूज़ आई वॉज हैप्पी। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये आपका रिसीविंग द गुड न्यूज़ ये आपका फ्रेज है, आई वॉज हैप्पी। और ये जो है ये वाला पार्ट अब ये देखना है कि क्या ये फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले आई को इसके आगे लगा के देखिए, आप जो है पार्टिसिपल फ्रेज के पहले उसको लगा के देखिए, आई रिसीविंग द गुड न्यूज़ वॉज हैप्पी। अगर ये यहाँ पर इसमें लगकर इसी के आई हु रिसीव्ड आई रिसीविंग द गुड न्यूज़ वॉज हैप्पी, तो ये इसी के बारे में बता रहा है मॉडिफायर, तो सही है। अब अगर आप यहाँ पर हैप्पीनेस को यहाँ पे इसके आगे लगा देते हैं, हैप्पीनेस रिसीविंग द गुड न्यूज़ वॉज माइन, तो ये जो है भाई नॉन लिविंग थिंग के को मॉडिफाई नहीं कर रहा है ये वाला क्लॉज। इसी तरीके से आप कहते हैं रिसीविंग द गुड न्यूज़ हैप्पीनेस आई वॉज, ये तो गलत ही है खैर बिल्कुल ही। रिसीविंग द गुड न्यूज़ माइन वॉज हैप्पी, अगर माइन लगाते हैं माइन रिसीविंग द गुड न्यूज़, तो माइन होता है मेरा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि भाई ये वाला जो नाउन है प्रोनाउन है, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो ये वाला पार्ट जो है इसे मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला पार्ट इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो तभी ये सेंटेंस ठीक माना जाएगा। इसीलिए ये वाला पार्ट ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आई जो है अगर इसके आगे लगता है अपने पार्टिसिपल फ्रेज के पहले तो वो सेंटेंस को बिल्कुल बैलेंस्ड कर देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वॉकिंग इन टू द रूम द लाइट वॉज ऑफ। अब एक एक करके इनको करेंगे। द लाइट को अगर हम यहाँ से हम बात करेंगे, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो अगर हम ये कहते हैं द लाइट, तो हम अपने पार्टिसिपल फ्रेज के पहले हमने यहाँ लगाया द लाइट वॉकिंग इन टू द रूम। अगर हम यहाँ पर ये लगाते हैं, नाउन को लगाइए और नाउन के बाद उसका मॉडिफायर देखिए, द लाइट वॉकिंग इन टू द रूम, कि लाइट चलते चलते रूम में आई और फिर जो है वॉज ऑफ, तो ये गलत है, सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। वॉकिंग इन टू द रूम आई फाउंड द लाइट ऑफ, आपने यहाँ आई जो है उठाइए। हमेशा जो है जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ दिया होता है। अगर वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लगाकर उसे बैलेंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो ये जो फ्रेजेस हैं वो इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो तब मैच्ड है, अदरवाइज वो मिसमैच्ड माना जाता है। आपने आई इसके आगे लगाया और आई वॉकिंग या वाइल आई वॉज वॉकिंग, आई वॉकिंग इन टू द रूम फाउंड द लाइट ऑफ, या वाइल आई वॉकड इन टू द रूम आई फाउंड द लाइट ऑफ। कहने का मतलब ये है आई को ये मॉडिफाई कर रहा है, वॉकिंग इन टू द रूम आई फाउंड द लाइट ऑफ। अब आप यहाँ देखिए द लाइट वॉज फाउंड ऑफ बाय वॉकिंग इन टू द रूम। अब आप फिर ये लाइट को अगर उसके आगे लगा देते हैं तो सेंटेंस जो है डेंगल्ड हो जाएगा। द वॉकिंग इन टू द रूम, वॉकिंग इन टू द रूम, द रूम वॉज फाउंड डार्क, तो द रूम को लगा देंगे, नॉन लिविंग थिंग का यूज करा ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर आएगा वॉकिंग इन टू द आई फाउंड द लाइट ऑफ, वॉकिंग इन टू द रूम, तो ये इसी को ही मॉडिफाई किया जाएगा, ये ही इसका सब्जेक्ट, ये बिल्कुल इसका हर पार्टिसिपल फ्रेज का, हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है जो दूसरे सेंटेंस में दिया। पार्टिसिपल फ्रेज अगर आगे आता है तो में जो उसका मेन सेंटेंस होता है यानी कि जो प्रिंसिपल वाक्य होता है उसमें उसका सब्जेक्ट दिया होता है। अगर वो सब्जेक्ट मैच करता है उस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ तो ही वो मैच्ड है, अदरवाइज वो मिसमैच माना जाता है। तो इसमें ये वाला सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। और ये सारे के सारे अभी जो हैं सिंपल सेंटेंसेस हैं। हैविंग बीन सर्व्ड लंच, ये फिर पार्टिसिपल फ्रेज है। द प्रॉब्लम वॉज डिस्कस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, इट वॉज डिस्कस्ड बाय द। अब आपको जहां भी वो सब्जेक्ट दिखे आप उस सब्जेक्ट को लीजिए और उस सब्जेक्ट को वहां आप जो है उसके आगे लगा के देखिए। बहुत आसान तरीका है कि जब भी आपको फ्रेजेस दिखें, भाई देखिए नॉन फाइनाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स। अगर पार्टिसिपल, हर पार्टिसिपल फ्रेज का जो है वो एक सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो या मिसमैच है तो वो सब सेंटेंस गलत माना जाता है। अब आपके पास सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप लगा के देखिए। द प्रॉब्लम हैविंग बीन सर्व्ड लंच, द प्रॉब्लम वॉज डिस्कस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, द मेंबर्स of the committee discuss the problem or discussion of the problem, having been served lunch, lunch किसे सर्व किया गया, the problem having been served lunch was discussed by the members of the committee, कि प्रॉब्लम को पहले लंच सर्व कर दिया फिर उसे डिस्कस कर लिया, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। it was, it having been served, क्या served, the members having been served lunch, the members of the committee having been served lunch discuss the problem, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। the members of the committee having been served lunch डिस्कस द प्रॉब्लम, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये वाला पार्ट है और इसी को ये वाला पार्ट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक से ही काफी सारे सेंटेंसेस हैं। यंग एंड इनएक्सपीरियंस, द टास्क सीम ईजी टू मी। अब फिर वही जैसे मैंने आपको बताया, भाई बात किसकी की जा रही है, यंग एंड इनएक्सपीरियंस द टास्क सीम। जहां भी आपको नाउन प्रोनाउन दिखे उसके बाद मॉडिफायर्स उसके बाद लगा के देखे जाते हैं कि वो उसके साथ बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट सीम्ड, आई, इट वॉज। यंग एंड इनएक्सपीरियंस, द टास्क यंग एंड इनएक्सपीरियंस सीम ईजी टू मी, बात टास्क की नहीं की जा रही है, गलत। It young and inexperienced seemed to be an easy task for me. Young and inexperienced, I thought the task easy. I, young and inexperienced, thought the task easy and thought the task easy. Young and inexperienced, it was an easy task for me. ये it वाले जो है यहाँ पर young and inexperienced कौन है, हम हैं, तो हमारे बारे में ही ये बात जो है वो कही जाएगी, तो यानी कि नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो I, young and inexperienced,
थॉट द टास्क इजी, तो ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। बात ये होती है कि आपको बैलेंस करके देखना होता है, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वाइल रनिंग इन द पार्क हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड। हर जगह जहां पर भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है उस सब्जेक्ट को लीजिए और लगा के देखिए अपने जो है फ्रेज के पहले। हिज हैंड वाइल रनिंग इन द पार्क, उसका हाथ जो है भाग रहा था पार्क में और डिसलोकेट हो गया, गलत। वाइल रनिंग इन द इट, वाइल रनिंग इन द पार्क, हु, इट क्या, तो ये सब्जेक्ट भी गलत है। वाइल रनिंग इन द पार्क हिज हैंड, वाइल रनिंग इन द पार्क, ये फिर हाथ की बात की जा रही है। ही वाइल रनिंग इन द पार्क डिसलोकेटेड हिज हैंड, सब्जेक्ट इसके बारे में जो है ये वाला फ्रेज बात कर रहा है, तो इसीलिए यही मॉडिफायर सही है क्योंकि आपको सब्जेक्ट जो है वो लगाकर देखना। एक से ही कई सारे सेंटेंसेस मैंने इसमें ले रखे हैं, ये मॉडिफायर की एक्सरसाइज है। आफ्टर जंपिंग ऑफ द याट अ स्नेक बिट द मैन वॉज बिटन बाय अ स्नेक, द मैन बाइट द स्नेक बाइट द मैन। जहां पर भी आपको जो भी नाउन दिख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में उन्हें लगा लगा के देखिए। तो यहाँ पे है खैर ये वाला सेंटेंस तो यही है, भैया बहुत ही भयंकर आदमी हो। आफ्टर जंपिंग ऑफ द याट अ स्नेक आफ्टर जंपिंग ऑफ द याट बिट द मैन, कि भाई अब वैसे ऐसी परिस्थिति हो नहीं सकती, कि हो भी सकती है कि एक सांप जो है वो यार्ड पे से कूद जाए, मगर यार्ड पे से हम ये मान के चलेंगे इंसान कूद रहा है। द मैन आफ्टर जंपिंग ऑफ द यार्ड वॉज बिटन बाय अ स्नेक, और अगर नीचे वाला सेंटेंस को देखें, द मैन आफ्टर जंपिंग ऑफ द यार्ड बाइट द स्नेक, बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है। तो जो लॉजिकल है प्लस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो यहाँ पर इसको इसके पहले लगाएंगे, तो यही इसे मॉडिफाई कर रहा है, यही इसका सब्जेक्ट है। इसीलिए द मैन आफ्टर जंपिंग ऑफ द याट वॉज बिटन बाय अ स्नेक। विच ड्रामा sorry, now the next question is choose the correct sentence. The man was shot who stole my purse. बात ये हो रही है कि ये जो चीज होती है इसके ये जो, यानी कि जब कभी भी आपका द मैन वॉज शॉट हु स्टोल माई, आपको जो हु, whom, which वाले जो क्लॉजेस लगाने होते हैं ये ठीक उस नाउन प्रोनाउन के बाद लगाते हैं जिसे ये मॉडिफाई करते हैं, जिसके बारे में ये बताते हैं। अगर आप यहाँ पर लगा देंगे द मैन वॉज शॉट तो हु स्टोल माई, तो आप बात शॉट की कर रहे हैं, मैन की नहीं कर रहे हैं। द मैन वॉज शॉट विच स्टोल, विच तो आएगा ही नहीं, इंसान के बारे में बात की जा रही है। अब बात है द मैन, ये आपके एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं। द मैन हु स्टोल माई पर्स वॉज शॉर्ट, तो एडजेक्टिव क्लॉजेस में ही भाई एडजेक्टिव क्लॉजेस अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, तो ये ठीक उस नाउन प्रोनाउन के बाद लगते हैं जिनके बारे में ये बात करते हैं। तो द करेक्ट सेंटेंसेस, द मैन हु स्टोल माई पर्स वॉज शॉर्ट। Unlike more birds, there is lack of feather on vultures' heads and necks. Feathers are not found on the heads and necks of vultures. There are no feathers on vultures' heads and necks. Vultures do not have feathers on their heads and necks. Unlike more birds. अब आपको यहाँ पर जो है इसमें वो करना है, तो इसको जो है अब इसमें हमें जो है पहले ये देखना है कि किस तरीके से जो सेंटेंस है वो उसमें जो है वो क्या जो है सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसमें है अनलाइक जो कह रहा है वो बर्ड्स के बारे में कह रहा है। अनलाइक मोर बर्ड्स देयर इज लैक, अब सबसे पहले आप देयर लगा के देखिए, देयर अनलाइक मोर बर्ड्स, फिर उसके बाद लगा के देखिए फेदर्स अनलाइक मोर बर्ड्स, फिर देयर लगा के देखिए देयर अनलाइक मोर बर्ड्स, फिर लगा के देखिए वल्चर्स डू नॉट हैव फेदर्स ऑन देयर हेड्स एंड, वल्चर्स अनलाइक मोर बर्ड्स डू नॉट हैव फेदर्स ऑन देयर हेड्स एंड नेक्स। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेंटेंस में यहाँ ये दिखेगा कि जो सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको छांटने का बताया है कि ये इनको जो है आप जहां नाउन दिख रहा है उन नाउन्स को आप फ्रेजेस के पहले लगा के देखिए, अगर वो उनके साथ मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैच कर रहे हैं तो वो उनका जो है सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, और मैच नहीं कर रहे हैं तो वो डेंगल्ड हैं, मिसमैच्ड हैं, वो उनको
मॉडिफाई या उनको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ देयर इसके आगे लगाएंगे तो देयर अनलाइक मोर बर्ड्स, बात देयर की नहीं करी जा रही, फेदर्स की नहीं करी जा रही, बात किसकी करी जा रही है, बर्ड्स की। तो बर्ड्स की बात की जा रही है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट जो सही बैठेगा वो ये होगा, वल्चर्स अनलाइक मोर बर्ड्स डू नॉट हैव फेदर्स ऑन देयर हेड्स एंड नेक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट प्रीहीट द oven बिफोर प्लेसिंग चिकन इन इट टू बी ग्राइंड, ये ग्रिल्ड होना चाहिए, to be grilled. To be grilled properly, you must preheat the oven before placing chicken in it. To grill the chicken properly, to have got the chicken properly, having the grilled chicken properly. सबसे पहले इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस सेंटेंस को पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है, आपको जो है यहाँ पर ये देखिए, यू मस्ट प्री हीट द oven बिफोर प्लेसिंग चिकन इन इट। तो अब ये बात ये हो रही है कि टू बी ग्रिल्ड प्रॉपरली, भाई क्या करने के लिए, वॉट शुड बी डन, तो ये है टू ग्रिल द चिकन प्रॉपरली, टू ग्रिल, भाई बात जो है टू ग्रिल द चिकन, ये पूरे के पूरे फ्रेज को जो मॉडिफाई कर रहा है वो ये वाला पार्ट कर रहा है, टू ग्रिल द चिकन प्रॉपरली यू मस्ट प्री हीट, कि भाई टू ग्रिल दो, ये जो पूरा का पूरा हमारा फ्रेज है, इस फ्रेज को जो मॉडिफाई कर रहा है ये वाला सेंटेंस कर रहा है, टू ग्रिल द चिकन प्रॉपरली यू मस्ट प्रीहीट द oven बिफोर इट। तो इसलिए इसमें आंसर है आपका बी, क्योंकि अगर आप टू बी ग्रिल्ड प्रॉपरली करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। टू हैव गॉट द चिकन, चिकन के साथ कुछ ना कुछ लगना चाहिए था। हैविंग द चिकन ग्रिल्ड प्रॉपरली, तो इसका मतलब है एक काम पहले हो गया और एक काम बाद में होगा। While going to the office, a dog chased me. I was chased by a dog. The dog chased me. ये मेरे को लग रहा है ये पूरा ही एक ही जैसा वो चीज जो है वो लिखी हुई है। While going to the office, भाई while आ रहा है, अब आप यहां पर ये देखिए कि while आ रहा है तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये लगाएंगे और क्या करेंगे, मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, तो ये तो वैसे ही कट गया। द डॉग, अब अगर मान लीजिए यहां पर ही आता अ डॉग चेज्ड मी, अ डॉग चेज्ड मी, तो अगर ग्रामेटिकल नॉलेज ना हो तो ये भी सेंटेंसेस ठीक ही लग सकते हैं, व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस अ डॉग चेज्ड मी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हर जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है, हर पार्टिसिपल जो फ्रेज है उसका सब्जेक्ट उसके पीछे दे रखा होता है। अब आप उसका सब्जेक्ट लगाओ, अ डॉग व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस, एक डॉग ऑफिस जा रहा था और मुझे चेज कर रहा था, बताओ कुत्ता ऑफिस जा रहा था और मुझको चेज कर रहा था। I was while going to the office I was chased by, तो यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है ये वाला बैठेगा, क्योंकि I जो है भाई ऑफिस जो है नॉर्मली इंसान लोग ही जाते हैं, तो I while going to the office was chased by a dog, तो this is the pronoun which was modified by this phrase. Now choose the correct sentence. I earned nearly 5 grand today. I nearly earned 5 grand today, and now अब इसमें I earned 5 grand today, nearly I earned 5 grand today। अब आप इसमें ये देखिए, जो nearly या only जो होते हैं ये ठीक उसके पहले लगते हैं जिसके बारे में ये बात करते हैं। तो अब सेंटेंस को ध्यान से लगभग, I earned nearly 5 grand today, I nearly earned 5 grand today, I earned, बात यहां पर ये हो रही है कि मैंने 5 ग्रैंड्स जो हैं वो कमाए, तो केवल तो ओनली लगाइए या नियरली लगाइए, ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसके बारे में ये बात करता है। तो यहां पर ये आएगा आई अर्नड ओनली 5 ग्रैंड्स टुडे, तो यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ओनली है, अगर आप कहते हैं ओनली ही गेव मी 500 रुपीज, तो इससे मतलब है यहां पर ये ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं इसी ओनली को यहां से उठा के केवल उसने मुझे 500 रुपए दे, ही गेव मी ओनली 500 रुपीज, तो जिस चीज के बारे में, जिस चीज को मॉडिफाई करना होता है ठीक उसी के पहले वो मॉडिफायर लगाए, ओनली और नियरली ठीक उसके पहले लगाते हैं। तो अब आप यहां पर ये देखिए, मैंने लगभग 5 ग्रैंड्स कमाए,
तो नियरली, नियर अबाउट जो है इतने कमाए, तो बात इसकी की जा रही है, इसीलिए ठीक इसके पहले ये मॉडिफायर जो है वो लगाया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज माई मदर टुक ए नैप. अब आप यहां पर ये देखिए, बी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ये नाउ बी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बीइंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, माई मदर टुक अ नैप, अगर ऐसा भी होता तो भी ये ठीक था. हैविंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, माई मदर टुक अ नैप. और एक चीज है, थकाए जाते हैं और एग्जॉस्टेड किए जाते हैं, तो बीन लगता तो भी ठीक हो जाता, वहां बीइंग होता तो ठीक लग जाता, आफ्टर हैविंग बीन होता तो ठीक हो जाता. यहां पर इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. ये जो दोनों जो एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं मदर के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट सही होगा. अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, यहां बीइंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड होता तो ये सही हो जाता, हैविंग बीन टायर्ड होता क्योंकि थकाए जाते हैं किसी के द्वारा, यूं ही नहीं थक जाते. हैविंग बीन टायर्ड, आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड या आफ्टर हैविंग बीन होता तो ये सारे के सारे पैसिव वॉइस में होते तो ये ठीक होते. लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में नहीं है तो जो पार्टिसिपल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो कौन से हैं, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. इसीलिए हम यहां पर लगाएंगे टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. चूज द करेक्ट सेंटेंस. नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, अ बाइक हिट हिम. अब ये जैसा कि आपके सब्जेक्ट है, बाइक लीजिए, ही वॉज हिट बाय अ बाइक, ये सब्जेक्ट लीजिए, एंड नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, ही वॉज हिटेड बाय अ बाइक, ये लिखिए. और नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, हिम. भाई देखिए, हिम वाला पार्ट तो इसलिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. अगर आप लगाते हैं अ बाइक नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, एक बाइक जो नहीं देख रहा था वो कहां जा रहा है, उसने उसे मार दिया, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता. नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, ही नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, अगर आप इस सब्जेक्ट को यहां लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा. अब दिमाग में ही आएगा कि थर्ड क्यों नहीं हो सकता, तो भाई बात ये होता है, हिट की तीनों फॉर्म्स हिट ही होती हैं, हिट हिट हिट, ठीक है. तो नॉट लुकिंग, ही नॉट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग हिट बाय अ बाइक, तो यहां पर इसीलिए बी वाला पार्ट आएगा क्योंकि यहां पर ये थर्ड फॉर्म हिटेड नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct sentence. The tailor's broken umbrella was in the storeroom. The broken tailor's umbrella was in the storeroom. The tailor's umbrella was in the storeroom. The tailor's broken umbrella was broken in the storeroom. नहीं, देखिए बात की जा रही है द टेलर्स ब्रोकन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला इज अ नाउन. इस नाउन के बारे में जो बता रहा है पास्ट पार्टिसिपल, जो मॉडिफायर है वो ये है, द टेलर्स ब्रोकन अम्ब्रेला वॉज इन द स्टोर रूम. द ब्रोकन टेलर्स अम्ब्रेला, ब्रोकन टेलर का मतलब था टूटा हुआ टेलर, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो जाए. द टेलर्स अम्ब्रेला वॉज इन द स्टोर रूम, ये सेंटेंस वैसे गलत नहीं है मगर इसे मॉडिफायर नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस कोई वैसे कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम मॉडिफायर के हिसाब से देखते हैं तो ऊपर वाला सही है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को नहीं लगा सकते. द टेलर्स ब्रोकन अम्ब्रेला वॉज ब्रोकन इन द, ये तो है सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है. अब इसीलिए अगर इस सेंटेंस में ये देखती हूँ एक मिनट कि क्या इस सेंटेंस में कोई लिखने में गलती करी गई है. ये लिखने में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन तो एफ हो जाएगा. बस हम इस चीज को इसमें मानेंगे क्योंकि इसमें मॉडिफायर के क्वेश्चन है, तो मॉडिफायर के हिसाब से चूज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मॉडिफायर्स. तो भाई मॉडिफायर के हिसाब से सेंटेंस जो है वो ये वाला सही है, द टेलर्स ब्रोकन अम्ब्रेला वॉज इन द स्टोर रूम. Now the next question is, walking through the forest, the path of the traveler was moonlit. The moon lit up the leaves of the trees. The traveler saw the moon above the trees. The moon was seen above the trees. Walking through the forest. अब walking through the forest कौन जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो phrases होते हैं, participle phrases होते हैं, उनका subject बाद में दिया रहता है. अब आपको subject खुद लगाना है
कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है जब लगेगा तो सेंटेंस बैलेंस्ड होगा। द पाथ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता, रास्ता जो है फॉरेस्ट से नहीं जा रहा। द मून वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मून के लिए भी नहीं कहा जाएगा। द ट्रेवलर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट सॉ द मून अबव द ट्रीज। तो जो सेंटेंस हमारा बैलेंस हो रहा है वो किससे हो रहा है? ट्रेवलर से बैलेंस्ड हो रहा है। इसीलिए हमारा जो सेंटेंस होगा ठीक वो कौन सा माना जाएगा? दैट इज सी। अब ये एक जैसे कई क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान के चलिए एक कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल द डॉक्टर गेव द स्मॉल चाइल्ड हिज वैक्सीन। द डॉक्टर गेव द स्मॉल चाइल्ड क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल हिज वैक्सीन। अब आपको यहां पर मॉडिफायर एंड मॉडिफाइड के रूप में उसमें ढूंढना है, तो अब आप यहां पर ये देखिए क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। अब अगर हम यहां डॉक्टर यहां लगाएंगे, द डॉक्टर क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, कि भैया टेबल पे एक डॉक्टर रो रहे थे, तो ये सेंटेंस ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। द डॉक्टर गेव द स्मॉल चाइल्ड क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल हिज वैक्सीन। द डॉक्टर गेव द स्मॉल चाइल्ड, ये जो स्मॉल चाइल्ड है ये हमारा नाउन है। इस नाउन के बारे में ये बता रहा है रो कौन रहा था? बच्चा रो रहा था। क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल हिज वैक्सीन, उसकी वैक्सीन जो है वो दे दी। तो स्मॉल चाइल्ड को जो मॉडिफाई कर रहा है वो कर रहा है क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, ये फ्रेज जो है वो उसे मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप यहां पर डॉक्टर क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल पे के अगर आप ये डॉक्टर लगा देते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि जो यहां पर दिया रहता है वही इसका पार्ट होता है, तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल द वैक्सीन, अब वैक्सीन जो है वो रो रही थी, ये भी गलत हो जाएगा। वाइल क्राइंग ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, अब यहां पर भी अगर हम डॉक्टर लगा देंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। इसीलिए इस नाउन के ठीक बाद इसका मॉडिफायर आ गया है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस ठीक माना जाएगा। Now the next question is, dressed in a flowing gown, everyone watched the celebrity enter the room. Everyone watched the celebrity dressed in a flowing gown enter the room. Dressed in a flowing gown, the room was entered by the celebrity. Everyone dressed in a flowing gown watched the celebrity enter the room. अब आप यहां पर एक सेंटेंस को देखिए, dressed in a flowing gown, who? तो हु का जवाब आया एवरीवन। एवरीवन वॉच द से, भाई हर किसी ने जो है फ्लोइंग गाउन पहन रखा था, सेलिब्रिटी को देख रहे थे। बात फ्लोइंग गाउन की हो रही है तो जिसने पहन रखा उसका आएगा उसके बारे में। एवरीवन वॉच द सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी का क्या एडजेक्टिव है? ड्रेस्ड इन अ फ्लोइंग गाउन। तो सेलिब्रिटी जो है उसका जो उसको उसकी क्वालिटी बताने वाला जो फ्रेज है वो ये है, एंटर द रूम। तो इसीलिए ये सेंटेंस ठीक माना जाएगा। ड्रेस्ड इन अ फ्लोइंग गाउन, अगर आप रूम को इसके आगे लगा दोगे तो रूम ने कपड़े पहन रखे थे। एवरीवन ड्रेस्ड इन अ फ्लोइंग गाउन, ये तो सेंटेंस ही उल्टा हो गया। तो एवरीवन वॉच द सेलिब्रिटी, इस सेलिब्रिटी का जो इस सेलिब्रिटी को की क्वालिटी बता रहा है वो फ्रेज है ड्रेस्ड इन अ फ्लोइंग गाउन। तो इसीलिए द आंसर इज बी। Choose the correct sentence. Having finished the essay, a new Facebook status was uploaded. Having finished the essays, Samta uploaded a new Facebook status. Having finished the essay, the Facebook updated the status. Having finished the essay, a new Facebook status got uploaded. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि phrases का पार्टिसिपल फ्रेजेस का सब्जेक्ट बाद में दिया रहता है, तो अ न्यू फेसबुक स्टेटस हैविंग फिनिश द एसे। अब इसी फेसबुक इतना भी जो है वो नहीं हुआ है कि खुद ही एसे लिख ले, खुद ही अपलोड कर ले, तो ये नॉन लिविंग थिंग का जो ये सब्जेक्ट है ये मिसमैच है। समता हैविंग फिनिश द एसे अपलोडेड अ न्यू फेसबुक स्टेटस, तो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट यहां पर आ रहा है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। Choose the correct sentence. While still a girl, my father and I went to the fair. While still a girl, I went to the fair with my father. While still a girl, the fair was visited by me. While still a girl, my father took me to the fair. अब आप यहां पर अगर देख रहे हैं तो while still a girl जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ठीक, जिस फ्रेज के बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट उसके ठीक बाद आना चाहिए। तो माई फादर वाइल स्टिल अ गर्ल, ये तो बिल्कुल ही जो है उटपटांग सेंटेंस हो गया। वाइल स्टिल अ गर्ल, आई वाइल स्टिल अ गर्ल वेंट टू द फेयर, तो ये जो सब्जेक्ट है यहां पर ये मैच हो जाता है, इसीलिए ये इसके आगे लग जाएगा एंड बी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बिफोर लीविंग फॉर वर्क द डॉग शुड गेट अ बोल ऑफ फूड।
मतलब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, बिफोर लीविंग फॉर वर्क, ये हमारा फ्रेज आया, उसका सब्जेक्ट उसके पीछे दिया, द डॉग बिफोर लीविंग फॉर वर्क, कुत्ता काम पे जाने से पहले उसको जो है एक कटोरा खाने का दे देना चाहिए। भाई बहुत कम कुत्ते काम करते हैं, मतलब जो पिक्चर विक्चर में काम, मूवी वूवी में काम करते हैं, अदरवाइज तो मोस्टली जो डॉग्स हैं वो तो घर पे आराम ही करते हैं। बिफोर लीविंग फॉर वर्क यू शुड गेट द डॉग अ बोल ऑफ फूड, बिफोर लीविंग फॉर वर्क अ बोल ऑफ फूड शुड बी गिवन टू डॉग। आप जहां भी जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो आप उसके आगे लगा के देखिए। तो यू बिफोर लीविंग फॉर वर्क शुड गेट द डॉग अ बोल ऑफ फूड, तो ये जो सब्जेक्ट है यही इसके आगे बिल्कुल सही बैठता है, इसलिए द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज एक कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए करवाए कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि कहाँ पर मॉडिफायर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एंड व्हाट शुड बी योर आंसर। कई बार बहुत सारी चीज़ें देख के सही लगती हैं मगर वो होती नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ।